हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल एसएस नागौरी पर। और आज आपको पता है कि हम रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट बोले तो स्पेरिकल मिरर स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेरिकल मिरर मींस आप सुने हुए हैं 10th क्लास में भी, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इन सब के लिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह की बातें। और कुछ एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, इस तरह का रिलेशन, ये कब सही है कब सही नहीं है, इस तरह की कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के लेक्चर नंबर 10 तक मैंने आपको प्लेन मिरर के सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। अब हम लेक्चर नंबर 11 में आ गए हैं और मैं आज बात करने वाला हूं बच्चों स्पेरिकल मिरर की। लेकिन अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो मैं यही बोल सकता हूं कि आज का जो लेक्चर होगा वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर होगा, है ना। और आप बिल्कुल भी ना घबराएं, यहां इस वीडियो में आपको, यानी मेरे प्रत्येक वीडियो में ऐसा नहीं है कि जो भी मैं 12th के चैप्टर के जो भी वीडियोस बना रहा हूं वो केवल नीट और जेई बेस्ड हैं, उनमें बोर्ड का भी बेनिफिशियल होगा। यानी मैं बोर्ड में आने वाले सारे डेरिवेशंस भी आपको उसी तरीके से कराऊंगा जैसे कि बोर्ड में हम लोग करते हैं। क्लियर है? तो देखिए स्पेरिकल मिरर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब ध्यान से देखना, स्पेरिकल मिरर समझना। स्पेरिकल मिरर मतलब जो स्पेयर से बना हो। तो इसके लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो ध्यान से समझना, हम ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई भी, देखना, स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्पेयर इन विच वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अदर इज पॉलिश्ड। देखो समझना मेरी बात को, मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी स्पेयर है, ठीक है, सर्कल नहीं बच्चों, स्पेयर और सर्कल में अंतर होता है ना, जैसे बॉल है। और मैं बना के बताता हूं, मैंने कहा कि ये कोई स्पेयर है, ठीक है, और स्पेयर जो है ये खोखला है ना। स्पेयर जो है वो खोखला है और ट्रांसपेरेंट भी है। अब अगर इसको मैं पार्ट वाइज कर लूं, दो पार्ट बना लेता हूं, पार्ट वाइज कर लिया। ध्यान से देखना, अगर मैंने पार्ट बनाया, खोखला है अंदर से कुछ नहीं है, अगर मैंने पार्ट वाइज बनाया तो ये कटोरी की तरह नजर आएगा। अब इसमें पॉलिश करने पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ मिरर। हम कहते हैं ना कि बच्चों एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये सारा गेम डिपेंड करता है पॉलिश करने पर। दोनों की डेफिनेशन अपने आप में अलग अलग है, दोनों का काम भी अलग अलग ही है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये आप कह रहे हो कि सर ये स्पेयर है, समझना। आपने कहा सर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर लिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तुमने कहा इसमें तुमने बाहर कर डाली, क्या? पॉलिश। इसमें तुमने अंदर कर डाली, क्या? पॉलिश। तो बच्चों ये बन गया कॉन्वेक्स। कौन सा बन डाला? कॉन्वेक्स। और ये बन गया कॉनकेव। याद ऐसे रख सकते हैं जनरली, केव, केव मीन गुफा, इसके अंदर में जाना है। कहां पे जाना है? अंदर में, यानी गुफा के अंदर में जाना है। तो ये बन गया कॉनकेव और ये बन गया आपका कॉन्वेक्स। मेरी बात समझो, पहले डेफिनेशन जैसी चीजें अगर मुझे लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं, it is part of a hollow transparent, it is a part of hollow transparent sphere in which one surface is reflecting and another is polished या opaque, कुछ भी लिख सकते हैं। एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क करती है और दूसरी पर हम क्या कर देते हैं बच्चों? पॉलिश कर देते हैं। क्लियर? देयर इज टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, देयर इज टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। मैंने कहा पॉलिश करने पर डिपेंड करेगा, टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। ओके, सबसे पहले मैंने चलो कॉन्वेक्स मिरर ही ले लिया बच्चों। कॉन्वेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं इसको? उत्तल। उत्तल, कौन सा तल? उत्तल।
तो मैंने क्या कहा था इसमें, अंदर की बाहर, अंदर, अगर यहाँ पॉलिश कर दी जाए तो ये आपका कहलाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसकी डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है। देखो, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose, जिसकी इंटरनल सरफेस इज पॉलिश्ड, इंटरनल सरफेस या आउटर लिख लो, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बस इतना लिख लेते हैं शॉर्ट में, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। अगर इसकी आउटर यानी बाहर वाली सरफेस जो है ना, वो किसका, देखो मैं बना के बताता हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल मुख्य, ये वाला प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला नहीं, पी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, छोटी मोटी बात है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लो मैंने लाइट रे ऐसे लेकर आया, अब अंदर घुस नहीं सकती है, टकराएगी जिंगल वाला उधर, इस तरह से निकल जाएगी, हाँ या ना? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ? बाहर वाला हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आउटर सरफेस हुआ ना, स्फेरिकल मिरर whose outer surface act as reflecting surface is called convex mirror। यानी ऐसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह किसका काम करे? परावर्तक का काम करे या रिफ्लेक्टर का काम करे, वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरीके से हम दूसरा भी बच्चों लिख सकते हैं, सेम डिट्टो तरीके से। मैंने कहा कॉनकेव मिरर सेकंड नंबर पे, इसी में चेंज कर लेता हूं बच्चों में। मैंने कहा कॉनकेव मिरर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। मैं लिख डालता हूं ज्यादा सही, अवतल दर्पण। अच्छा, इसमें क्या होगा सर? इसमें थोड़ा चेंज होगा कार्यक्रम, बिल्कुल। इसमें कौन सी सरफेस रहेगी रिफ्लेक्टिंग? सर अंदर वाली, केव, गुफा, गुफा में जाना होगा, हाँ या ना? ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल का मतलब होता है हिंदी में ध्रुव, इसका मतलब होता है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब लाइट आई, जिंगल आला हुआ, इस तरह से निकल गई, हाँ या ना? ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर whose इनर, अंदर वाली, सरफेस एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। यानी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें अंदर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करे, वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बिल्कुल बेसिक बेसिक चर्चाएं हम लोगों ने की है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और कुछ भी आप थोड़ी देर बाद में चिल्लाने लगोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वो, तो ये वो ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में भी हमें जरा जानकारी आप दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो पहले बच्चों आपने हेडिंग लगाना है, फिर उसके बाद में मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा। देखो हेडिंग क्या लगाना है? इंपोर्टेंट टर्म्स, इंपोर्टेंट टर्म्स, जो भी टर्म अपन काम में लेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू spherical mirror, related to spherical mirror, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य या कुछ बिंदु या कुछ बातें, इस तरह की चीज। ठीक है। तुमने ये कहा था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक खोखले पारदर्शी गोले यानी होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का पार्ट होता है, उसका भाग होता है। तो पहले मैंने ऐसा ही कुछ किया, ऐसा ही कुछ किया, हाँ या ना? तुमने कहा कर डालो, मैंने कहा ठीक है कर डालूंगा, ये लो कर डाला। तुमने कहा कर डालो, मैंने कहा ठीक है कर डाला। तुमने कहा पार्ट बनाओ, मैंने कहा ठीक है पार्ट बना डाला। तुमने कहा नीचे से भी बनाओ, मैंने कहा ठीक है बना डाला। ओके ठीक है बच्चों, अब समझना मेरी बात को। इसमें बाहर से कर डाली क्या? पॉलिश। इसमें अंदर से कर डाली क्या? पॉलिश। और करना हमें अच्छे से आता है, ध्यान से। ओके बच्चों, ध्यान से।
सर ये कौन सा मिरर था? ये था कॉनकेव, कॉनकेव यानी अवतल, अवतल। और ये कौन सा था जिसमें अंदर पॉलिश हुई थी? ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। समझ? सबसे मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, पहले नोट करवा दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं पूरा बोर्ड पर लिख दूंगा सारी चीजें। पहले डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? मैं एक एक पॉइंट फिर लिख दूंगा इसको मिटा करके, पहले डायग्राम से आप एक एक चीज समझे। पी, ये क्या है बच्चों? पोल है। इसको क्या कहते हैं अपन? पोल। तो मैं पहले इधर पॉइंट लिखते जाता हूं, उनके चीजें भी बताते जाता हूं। पोल, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट, यानी किसी भी गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र बिंदु होता है, यानी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होता है, वही उसका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यानी अगर ये मिरर है तो इसका ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है, ज्यामितीय केंद्र बिंदु, यानी इसको रेफरेंस माना करेंगे बच्चों। अपन क्या माना करेंगे? रेफरेंस माना करेंगे। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट, ज्यामितीय केंद्र बिंदु ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। उसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, उसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये तो हो गया पोल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो आप। सेकंड पॉइंट है अपर्चर, यानी द्वारक हिंदी में। अपर्चर, द्वारक। अच्छा, ये क्या होता है? द डायामीटर ऑफ प्लेन, सॉरी, द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है, किसी गोलीय दर्पण के व्यास को ही उसका क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तुमने कहा कि सर ये मिरर है, मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों इसके लिए जो ये होगा, ये इसको कहते हैं अपर्चर। लेकिन याद रखना, हमारे सिलेबस में जो स्फेरिकल मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ स्मॉल अपर्चर हैं, यानी बहुत ही छोटे द्वारक के हैं। जैसे ये गोला है, ये गोला, ये गोला, ये गोला, तो मैंने क्या करना है? बहुत छोटा पार्ट काट के बनाना है। ये छोटा सा मिरर, हल्का सा, ये दो, बस इतना सा। तो क्या होगा? अगर आप बिल्कुल छोटा सा स्फेरिकल मिरर लेंगे तो वो एक स्ट्रेट प्लेन की तरह दिखेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी, अभी छोड़ो आप छोटा बड़ा, अभी ये ध्यान रखो द्वारक क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर, उसको कहते हैं अपन अपर्चर। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वक्रता केंद्र, इसको हिंदी में कहते हैं अपन वक्रता केंद्र। अब देखो, अपन ने स्फेरिकल मिरर को, अपन ने स्फेरिकल मिरर को, समझना, जिस स्फेयर का भाग माना है, उस स्फेयर के सेंटर को, जैसे अपन ने इस स्फेयर में से अगर दो पार्ट बनाए, अलग से बता रहा हूं, तो इसका जहां पे सेंटर है, दैट सेंटर इज नोन एज, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर। यानी गोलीय दर्पण को जिस पारदर्शी गोले का भाग माना जाता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा इसको C से डिनोट करते हैं। देन इसका लगभग यहां मान ले ये C हो गया। ठीक है, एक खास बात और बताता हूं बच्चों, स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है अपने पास, स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। अगर मैंने यहां पर नॉर्मल बनाया है, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, तो ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। ये भी नॉर्मल ही है, हाँ या ना? इसको एम पॉइंट या कुछ भी पॉइंट नाम देना है तो दे दो, नहीं कोई दिक्कत भी नहीं है मुझे। ठीक है, मत दो, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते चलना। सर रेडियस का मतलब अपन आप जान गए भाई, इस गोले के सरफेस के, ये जो गोला है इसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ या ना? तो वही कहने वाला हूं, स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से
सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया ना? क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? इसको आर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो सर एक बात पूछो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल यार, इस पोल और सेंटर के बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या ही कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों हिंदी में, मुख्य अक्ष। तो यानी स्फेरिकल मिरर का जो पोल है, देखना, स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। यानी ये हमेशा जरूरी है, ये पोल से ही होकर जाएगी, और पोल से जाती हुई किससे जाकर के मिल रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के मिल रही होगी। देन दिस लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। यस और नो? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों आ रहा है फोकस। क्या आ रहा है बच्चों? फोकस, यानी पॉइंट नंबर 6। समझना, when light ray is incident parallel to the principal axis, then after reflection it passes through a point or appear to pass through a point, then that point is known as focus। देखना, मैंने कहा यदि कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है, हाँ या ना? देन दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसको कहते हैं फोकस। ये तो कॉन्वेक्स मिरर में किया, अगर कॉनकेव में करना हो तो ऐसे होगा, हाँ या ना? अंदर चली गई, सॉरी यहां चली गई, अब आगे नहीं जा सकती है, आएगी इधर ही, हाँ या ना? देन दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाती हुई लगे या जिस पॉइंट पर आकर के मिल जाए, देन दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। यस और नो? इसी के बेसिस अपन एक बात और कर सकते हैं बच्चों, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। क्या कह सकता हूं मैं? फोकस दूरी। आप मेरी बात समझते रहना, अभी नोट नहीं करना है आपको। फोकस दूरी तो समझ गए आप? सर पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकस दूरी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। किसी भी स्फेरिकल मिरर के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। मैं लिख देता हूं बच्चों आपको, है ना? इसको पोल से सी तक को कहते हैं रेडियस। ठीक है, तुमने कहा उधर भी लिखो, मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है। तुमने कहा सर ये बेटा एफ है, स्मॉल एफ, तुमने कहा इधर भी लिखो, मैंने कहा ठीक है, ये लो स्मॉल एफ। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है क्या बच्चों? अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं इन सातों पॉइंट की डेफिनेशन आपको नोट करवाऊंगा। इसके अलावा और भी बातें हैं, 2 पॉइंट और हैं, वो भी मैं चलो आपको समझा देता हूँ, वो आप समझ लीजिए पहले, ठीक है? 2 पॉइंट आप लोग और समझ लीजिए। देखो 2 पॉइंट आपके, पॉइंट नंबर 8, पराक्षीय रेखाएं, पराक्षीय रेखाएं या पराक्षीय किरणें, जिनको पैराएक्सियल कहते हैं, रेज या लाइंस, कुछ भी कह दो। ये क्या होती हैं? अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरे, बहुत पास से, बहुत नजदीक से गुजरे, देन दीज लाइन आर नोन एज पैराक्सियल लाइंस। अब अगर ये बहुत पास से गुजरेंगी तो ध्यान से देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना डाला, इसके लिए यहां से गुजरी बच्चों, अब यहां से गुजर रही हैं, तो यहां से गुजरने के बाद ये ऐसे आई। अब मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो मुझे ध्यान से देखने को मुझे पता चलेगा कि ये एंगल बहुत छोटा है। तो पैराएक्सियल लाइन जो होती है वो ऐसी लाइन होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो होती हैं बट बहुत ही नजदीक से गुजरती हैं, उनको कहते हैं पैराएक्सियल लाइंस।
इसके लिए एंगल जो बनता है वो बहुत छोटा बनता है। वी कैन से दैट आई की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लगभग 5 डिग्री से भी कम ही होती है, हाँ या ना, या इसके बराबर हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? इसी के अलावा एक लाइन और है बच्चों जिसको कहते हैं सीमांत लाइन, सीमांत रेखाएं। कौन सी रेखाएं बच्चों? सीमांत रेखाएं। इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल या मार्जिनल रेज, इस तरह से। ये बहुत ज्यादा दूर से, यानी दूर से पास होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बट बहुत दूर से पास होती हैं। तो तुम खुद ही समझदार हो, अगर एंगल बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, तो आई ग्रेटर देन 5 डिग्री। वो आगे की बातें बस ध्यान रखना है। आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 डिग्री है तो वो है पैराक्सियल, और अगर आई ग्रेटर देन 5 डिग्री है तो मार्जिनल। ओके, अगर अब समझ में आ गया तो आप एक काम करें, पॉज करके पहले पूरा नोट कर लें। ये नो की नोट डेफिनेशन मैं बोर्ड पर आपको लिख करके दूंगा। ओके बच्चों, नोट करें। है बच्चों समझ में? तो देखो, अभी मैंने आपको पूरा डायग्राम से समझाया था। अब अपन क्या करते हैं, इन सबको कॉपी में एज नोट्स, है ना, नोट्स की तरह लिखने के लिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, मैं बोल करके बता देता हूँ। जैसे पहला मैंने पोल बोला था, ये हेडिंग तो अपन पहले लगा चुके हैं, वो डायग्राम हमने बना लिया है। पहले मैंने पोल बोला था, तो नंबर 1 पे पोल ही है। तो क्या लिखा हुआ है? द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ, द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। अपर्चर मैंने क्या बताया था? डायमीटर, तो द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर वाज स्लाइस्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी मिरर जिस गोले से काटा गया है उस गोले का सेंटर, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा था कि स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वही पॉइंट लिखा है, नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की सरफेस के किसी भी बिंदु पर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बच्चों? द डिस्टेंस ऑफ center of curvature from any point of surface of spherical mirror is called radius of curvature। बात सही है ना यार? मैंने क्या कहा था कि सर ये सेंटर है, तो इस मिरर के किसी भी पॉइंट से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहते हैं। फटाफट पॉज करके आप नोट कर लें। तो 4 डेफिनेशन हम लोगों को समझ में आई बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह से फोकस क्या होता है बच्चों? फोकस मैंने आपको बताया था, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो वो मीट होगी या फिर वो डाइवर्ज होगी। तो डाइवर्ज भी हो रही है, ये डाइवर्ज हो गई, मतलब डाइवर्ज होती हुई लगेगी, है ना, इस तरह से। तो उस पॉइंट को अपन ने कहा था फोकस। डेफिनेशन लिखनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये पॉइंट लाई करता है ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट विच द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज, यानी या तो वास्तव में मिलती है या फिर फैलती हुई लगती है। ठीक है, फोकल लेंथ, ध्रुव और फोकस के बीच की डिस्टेंस, यानी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ये काम की बात। पैरेक्सियल लाइन, पैरेक्सियल लाइन जो होती है वो मैंने कहा था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेक्सियल रेज आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत पास से गुजरती है बच्चों, बहुत पास से, बहुत पास से, बहुत पास से। समझना, अगर बहुत पास से गुजरती है तो इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा बनाती है, जो कि लगभग 5 डिग्री से छोटा या 5 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, मार्जिनल जो रेज है, मार्जिनल रेज भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर से गुजरती हैं, और इन रेज के लिए इंसिडेंस एंगल की वैल्यू लगभग 5 डिग्री से ज्यादा ही होती है। डू द छपाई। आया बच्चों समझ में? तो आई होप आज का बेसिक जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
मैंने जो भी इसमें टर्म्स थी सारी एक एक आपको विद डायग्राम सारी एक्सप्लेन करी। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो बच्चों आप फील फ्री टू कमेंट, है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। जनरली आप पढ़ते हैं एफ इजिकल टू आर बाई 2, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है, ये केवल स्मॉल अपर्चर के लिए ही होता है। बाद में आगे बढ़ अलग अलग बातें होती है, तो सारी चीजें कब सही है कब गलत है इस तरह की कुछ बातें हम लोग करेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला की बात करने लग जाएंगे, फिर मैग्निफिकेशन की बात करने लग जाएंगे। इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। स्पेरिकल मिरर हमें काफी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।